very warm welcome to all the students on the channel, and today we are going to study another poem of the famous poet Robert Frost. ये एक छोटी सी कविता है रॉबर्ट फ्रोस्ट की जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. हालांकि ये उतनी बड़ी कविता नहीं है जितनी हमने पहले पढ़ी थी जिसका नाम था रोड नॉट टेकन, बट एक छोटा सा इंसिडेंट है जो पोएट यहाँ डिस्क्राइब करता है. लेकिन दिस लिटिल इंसिडेंट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट. अब वो क्या था आइए जानते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved my some part of a day I had rued. देखिए होता क्या है कि राइटर कहीं जा रहा है. पोएम के अंदर ये क्लियर नहीं है कि राइटर कहाँ जा रहा था, लेकिन शायद राइटर कहीं जा रहा था और रास्ते में हेमलॉक का ट्री होता है. हेमलॉक एक तरह का पॉइजनस प्लांट होता है जिस पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं. तो राइटर वहाँ से गुज़र रहा था. तो गुज़रने के बाद अब जो कौवा है उसके ऊपर थोड़ी सी जो बर्फ़ है वो उसके ऊपर डाल देता है. अब ये पोएम के अंदर क्लियर नहीं है कि वो जो उसके ऊपर बर्फ़ डालता है वो बर्फ़ डालने का पर्पज़ क्या रहता है. वो उड़कर जा रहा था या राइटर उसके नीचे से गुज़र रहा था. दीज थिंग्स आर नॉट क्लियर. लेकिन यहाँ पर हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है और जो कौवा है उसको भी एक ग्लूमी पक्षी माना जाता है. सो दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं. और चूँकि राइटर लास्ट लाइन में कहता है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी ऐसा लगता है कविता को देख करके जैसे उस समय पोइट का जो मूड था वो ठीक नहीं था और वो बहुत ही बैड मूड में वहाँ से जा रहा था. लेकिन इन दो नेगेटिव चीज़ों को देख करके उसके दिमाग में शायद कुछ ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है और वो डिसाइड करता है कि मैं अपना पूरा दिन बैड मूड में ख़राब कर चुका हूँ लेकिन बचा हुआ दिन मैं ख़राब नहीं करना चाहता. सो ये जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है ये ग्लूम, सैडनेस और पॉइजनस चीज़ को दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं. तो इनको देख करके कभी सोचता है कि ये लोग अपना नेचर बदल नहीं सकते, लेकिन मैं आई एम ए लिविंग बीइंग, सो आई कैन चेंज माई इमोशंस, आई कैन चेंज माई state of mind so that I may not be able to ruin the rest of the time of the day. And this is the end of the poem. अब आइए रॉबर्ट फ्रोस्ट की सेकंड कविता की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस. अब फायर एंड आइस अदर सिंबॉलिक कविताओं की तरह इसके अंदर क्या सिंबॉलिक रूप में इस्तेमाल की गई है वो हम पढ़ेंगे. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. राइटर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है, कुछ कहते हैं कि वो आग से होगा, कुछ कहते हैं वो आइस से होगा. जैसे कि आपने बहुत जगहों पर इस चीज़ को पढ़ा होगा, सुना होगा कि आपने बहुत जगह इसको पढ़ा होगा, सुना होगा कि दुनिया अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है. कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ की जो इनर कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम बस्ट हो जाएगी. और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बढ़ता हुआ टेम्परेचर है तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग के आपने बारे में सुना होगा, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समंदर का जो बर्फ़ है जो पिघली हुई है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें नेचर के अंदर बैलेंस है, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और दुनिया डूब जाएगी. तो कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो ख़त्म होगी वो फायर के थ्रू होगी, कुछ कहते हैं आइस के थ्रू होगी. लेकिन राइटर कहता है कि अगर डिज़ायर की बात की जाए तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो फायर की बात करते हैं. यानी कि इन दीज लाइन्स फायर इज़ बीइंग एसोसिएटेड विद द डिज़ायर्स. जिस तरीके से जो डिज़ायर होती हैं, जो इच्छाएं होती है, उनकी नेचर भी कुछ कुछ फायर जैसी होती है. यानी कि जब आपके मन में कोई
इच्छा जागृत हो जाती है तो उसको पाने की, उसको पूरी करने की जो लालसा है वो आपको आग की तरह जलाती रहती है। तो राइटर इन दोनों चीज़ों को आपस में एसोसिएट करता है। तो वो कहता है कि जिसने उन फायरी डिज़ायर्स को टेस्ट किया है तो वो चीज़ समझ सकते हैं। कोई मुझसे पूछे तो मैं फायर का ही पक्ष लूँगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोबारा कोई डिस्ट्रक्शन हो, पेरिश मीन्स टू डाई, कि अगर दोबारा कोई डिस्ट्रक्शन हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई इज़ ऑल्सो ग्रेट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ, और ऐसा अगर कहूँ तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी उतना ही काम करेगी जितना फायर एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त होगी। यानी कि कवि कहता है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, डिज़ायर के और हेट्रेड के, ये दो ऐसे एलिमेंट है कि अगर डिज़ायर, एक्सेस डिज़ायर या ग्रीड दुनिया को ख़त्म कर सकता है, तो ये जो हेट्रेड है इसके अंदर भी इक्वल कैपेबिलिटी है दुनिया को ख़त्म करने की, और ये भी पूरी तरीके से सफिशेंट होगी दुनिया का विनाश करने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द literary devices which have been used in the following poem. पहली बात करते हैं कि इसमें एंजॉयमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एंजॉयमेंट क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो कविता है, उस कविता का जो पहला सेंटेंस है, उस पहले सेंटेंस के लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना कोई कोमा है, ना कोई फुल स्टॉप है। तो एंजॉयमेंट का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। एंजॉयमेंट क्या होता है कि जो कविता की पहली लाइन है उसका आप देख सकते हैं कि उसके एंड में ना तो कोई कोमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, और ना ही कोई दूसरी पंक्चुएशन मार्क है। यानी कि जो लाइन के अंदर थॉट है उसको नेक्स्ट लाइन में कैरी किया गया है। सो दिस थिंग इज़ नॉन एज एंजॉयमेंट, और इसको रन ऑन लाइन भी कहा जाता है, जब पहली लाइन से संबंधित कोई थॉट नेक्स्ट लाइन में कैरी कर ली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जब किसी लेटर की एक ही लाइन के अंदर रिपीटिशन की जाती है, जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर आप देख सकते हैं एस और एस, डब्लू एंड डब्लू जो लेटर्स हैं उनको रिपीट किया गया है। The second thing is there is anaphora. Anaphora is also a figure of speech, जिसके अंदर लाइन के शुरुआत में किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को रिपीट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, सम से इस फ्रेज से इसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा सम से इन आइस, दूसरी लाइन में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। So this is all for now, and rest of the thing I will mention in the last of the poem. In the last of the poem, वीडियो के एंड में मैं उसको डाल दूंगा. So further reference you can take the help of those notes. Thank you very much. In the last of the poem, वीडियो के एंड में मैं उसको डाल दूंगा. So further reference you can take the help of those notes. Thank you very much.